हेलो दोस्तों, मैं जगदीश कोहली रीजनिंग का टीचर आपको इस रीजनिंग के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। आइए डिस्कस करते हैं रीजनिंग के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं जो रीजनिंग होता है वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो वर्बल रीजनिंग, सेकंड है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग जो होता है मैक्सिमम इसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट, सेंटर, बैंक, पुलिस, जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम में मैक्सिमम जो टॉपिक आते हैं वो वर्बल रीजनिंग के आते हैं। देन सेकेंड चीज़ होती है बैंक। तो बैंक के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि कोडिंग, रिकॉर्डिंग में भी ज़्यादा आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कि स्पेशली बैंक में आते हैं। सेकेंड चीज़ देखते हैं अपन एसएससी में मैक्सिमम जो चीज़ होती है, जो भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं वो एसएससी को रेफरेंस लेके चलते हैं। एसएससी ने जो पूछा गया क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन को ज़्यादातर रिपीट करते हैं। तो एसएससी में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ओनली ये एसएससी में मैक्सिमम पूछा गया है और नॉन वर्बल रीजनिंग में मैक्सिमम एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सीरीज के बारे में। अब यहाँ पर लिखा है मैंने एसएससी प्लस बैंक। बैंक के अलावा ये रेलवे में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। जैसे अभी आपने रिसेंटली पेपर देखा होगा लोको पायलट आरपीएफ का एग्ज़ाम। अभी करंटली जैसे भी एग्ज़ाम होते हैं तो सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में भी अपन टाइप डिवाइड करते हैं, एक तो होता है नंबर सीरीज, एक होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो इसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन आते हैं। लगभग मैं बताऊँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा सीरीज से क्वेश्चन। जैसे कुछ आपको नंबर दे दिया जाएगा, आपको सीरीज पहचाननी, ये सीरीज कौन सी है, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, मल्टीप्लिकेशन की है या मिक्स सीरीज है। सेकेंड चीज़ आते हैं रैंकिंग। रैंकिंग में ज़्यादातर ये एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बैंक में भी ये काफ़ी आया है, 1 से 2 क्वेश्चन। रैंकिंग में आपको बताया जाता है कि आपकी रैंक लेफ्ट से या राइट से आपकी रैंक है तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, या सेकेंड चीज़ आप से और बॉटम से, इस तरह से आपसे कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं और आपकी रैंकिंग पूछ सकते हैं। या एक और चीज़ इसमें होती है, आपको 2 आदमी की कोई रैंकिंग दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे बताइए इसकी अपोजिट साइड से रैंकिंग कितनी है। एक और रैंकिंग में एक और आता है अल्फ़ाबेटिकल। जैसे आपने ABCD पढ़ा होगा कि अल्फ़ाबेटिकल में आप बताइए इसकी कोई एक वर्ड है, उसके आगे से रैंकिंग इतनी है तो अपोजिट साइड से रैंकिंग कितनी है। तो ये रैंकिंग से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे मोस्ट IMP डायरेक्शन। आपने हर एग्ज़ाम कोई भी दिया होगा उससे डायरेक्शन से ज़रूर क्वेश्चन देखे होंगे रिसेंटली। तो डायरेक्शन में काफ़ी टाइप होते हैं। उसमें आपको ये बता दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर अपने घर से या कहीं भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपके जो घर से डिस्टेंस है वो किस डायरेक्शन में है, आप पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में मूव करने हैं। तो इस तरह से डायरेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपने डायरेक्शन के देखे होंगे। अल्फ़ाबेट से एसएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फ़ाबेट से आपने देखे होंगे सिंपल सा कि पेयरिंग से क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल कोई भी आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, कोई भी स्पेलिंग दे दी जाएगी, आपसे ये पूछेगा बताओ ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल वर्डमाला में बताए कितने पेयर बनते हैं या अपोजिट पेयर कितने बनते हैं। तो इस तरह से रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या आप बताइए पेयर कितने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने पेयर है उतने पेयर टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, अपोजिट पेयर कितने बन रहे हैं। कभी कभी मिक्स पेयर पूछते कि आप फॉरवर्ड वाइज में जाओगे तो पेयर कितने बन रहे हैं, रिवर्स वाइज में जाओगे तो पेयर कितने बन रहे हैं। अब अगला है सिलोजिज्म। वेरी IMP टॉपिक। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आपने सिलोजिज्म के कोई क्वेश्चन ना देखे हो। इनफैक्ट ये MP पुलिस, व्यापम, इसमें सबसे ज़्यादा ये सिलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट 4 से 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म से आते हैं। जैसे आपने इसके क्वेश्चन देखे होंगे, पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं या यूनिवर्सल स्टेटमेंट देते हैं। एग्जाम्पल में कुछ फूल बगीचे हैं, कुछ बगीचे फूल हैं, तो आपको कंक्लूजन देना पड़ता है। मतलब इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट के साथ आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उनमें से 100% कंक्लूजन कौन सा है, वही आप इसमें सही टिक लगा पाएंगे। अगला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से भी आपने देखा होगा, सिलोजिज्म से मैंने कहा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं।
सेकेंड चीज़ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में भी 3 पार्ट होते हैं, इसमें पर्टिकुलर पजल के रूप में भी दे देते हैं। आपको बता दिया है कि ब्लड रिलेशन में एक ट्री बनानी पड़ेगी इसको, कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट उसको आपको एक ट्री बनानी पड़ेगी। फिर आपसे ये कोई भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इस ट्री में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, या इस M का N से क्या रिलेशन है, N का P से क्या रिलेशन है, ऐसे पर्टिकुलर कोई भी आपको दे सकते हैं। सेकेंड केस आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपको ये बताया जाएगा कि पर्टिकुलर किसी इंसान की ओर इशारा करते हुए वो कोई टॉपिक स्टेटमेंट कह देगा और फिर वो बोलेगा उसका आपके रिश्तेदार से क्या संबंध है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति पर इशारा करते हुए ये बोलता है कि उसका रिलेशन आपसे कैसा है। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आप उस स्टेटमेंट को अपने आप में एज्यूम करके बता सकते हैं, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो तो आपको इसके लिए ट्री बनानी पड़ेगी। एक और इसमें थर्ड टाइप होता है कोडेड रिलेशन। आपको पर्टिकुलर कोई सिंबल दे दिया जाएगा, उस सिंबल का पर्टिकुलर आपको बता दिया जाएगा कि ये सिंबल में आपको बताया गया है कि ये इसके फादर का सिंबल है, माइनस इसके मदर का सिंबल है, डिवाइड इसके सिस्टर का सिंबल है। उस सिंबल करके आपको इसको ट्री बनानी पड़ेगी। उस हिसाब से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोडेड ब्लड रिलेशन में बैंक में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4, और नॉर्मली जो एसएससी में आता है वो 2 क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं। एजम्पशन से पहले आते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जो मैंने पढ़ा है सीरीज, या यहाँ पर आप देखें अल्फ़ाबेट, ये जो 2 टॉपिक होने के बाद ही आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को करने के लिए आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल की आपकी रैंकिंग कितनी होनी चाहिए। या मैं आपको पढ़ाते टाइम ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये कैसे याद करना है, कि आपके एस की रैंकिंग कितनी है, जे की रैंकिंग कितनी है, के की रैंकिंग कितनी है। तो ये रैंकिंग आपको पता होगा तभी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। सेकेंड चीज़ एक और आती है यहाँ पर, कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, जिसमें कभी कभी हिडन या कोई भी कोड के रूप में आपको कोई भी चीज़ बता दिया जाएगा। जैसे कि आपको कोई चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में बता दिया जाएगा कि इस शब्द का मेक इन इंडिया का मतलब कोई एक सिंबल है, चाइना इज ए कंट्री, इसका एक कोई सिंबल बता दिया जाएगा, फिर आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। एजम्पशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद नीचे एजम्पशन दिया जाएगा कि एजम्पशन क्या है। तो एजम्पशन को करते टाइम आपको पर्टिकुलर ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट तो नहीं चल रहा है, या जो एजम्पशन जो आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। ये आपके विवेक के ऊपर होता है कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आपको डिसीजन लेना है। एजम्पशन में ज़्यादातर ये देखते हैं कि पॉजिटिव आपको फीडबैक देना पड़ेगा, आपको नेगेटिव जो भी बातें दी रखी उसको गलत करना पड़ेगा। जो समाज के लिए लाभदायक है वही चीज़ को आपको सही मानना पड़ेगा। ये एजम्पशन में किया जाता है। आर्गूमेंट, जो भी कोई एक प्रॉब्लम दिया जाएगा या जो भी चीज़ आपको स्टेटमेंट दी जाती है उसमें आपको आर्गूमेंट बताना है, तो ये आर्गूमेंट उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही जा रहा है। अगर ये आर्गूमेंट जो आप कर रहे हैं वो अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है तो आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट सही करना है। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएँ होती है। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आर्गूमेंट जो आप कर रहे हो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। पता चला कि आप जो आर्गूमेंट सोच रहे हो, जो आप आर्गूमेंट बता रहे हो, वो आर्गूमेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो आंसर आपका सही नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिमिलरली सारे टॉपिक एक जैसे ही हैं लगभग। कोर्स ऑफ एक्शन, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, ये भी आपके विवेक से ही सॉल्व होता है। कोर्स ऑफ एक्शन, आपको पर्टिकुलर कोई 2 कंडीशन दे दी जाएगी। 2 कंडीशन में आपको ये बता दिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा कोर्स, कौन सा एक्शन है, मतलब कौन सी घटना पहले हुई है और कौन सी घटना बाद में हुई है। उस तरह से आपको क्या बताया जाएगा कि पहले कौन सा काम पहले हुआ है और एक्शन बाद में क्या हुआ है। इस तरह से क्या होगा, कोर्स ऑफ एक्शन में आपको किया जाएगा। कोर्स और इफेक्ट, आपको सेम चीज़ कोई पर्टिकुलर एक घटना के बारे में बता दिया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी, तब आपको बता करना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है। लेट्स एग्जाम्पल देखते हैं। एक स्टेटमेंट दिया है कि आप आसपास के आपके इलाके में पुलिस ने छापेमारी की, और सेकंड स्टेटमेंट ये दे रहा है कि आपके इलाके में चोरी हुई है।
तो ये आपका विवेक ये कहता है कि पहले चोरी हुई होगी, बाद में पुलिस ने क्या किया होगा, वहाँ पर कार्रवाई की होगी। तो इस तरह से आप अपने विवेक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये काफ़ी आईएमपी चीज़ है। स्टेटमेंट, आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको कंक्लूजन निकालने को कहेगा। कैसे? जब भी कंक्लूजन आप निकालते हो तो वो हमेशा 100% होनी चाहिए। ये बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो हमेशा याद रखिएगा 100% होना चाहिए। ठीक है? अगर वो स्टेटमेंट 100% से कम होता है तो वो क्या होगा, वो कंक्लूजन नहीं होगा, वो हो जाएगी पॉसिबिलिटी, वो हो जाती है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना। तो इन दो टॉपिक आता है, बोलता है कि स्टेटमेंट एंड पॉसिबिलिटी बताइए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बताइए। दोनों में माइनर सा फर्क है, पर आप इसमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हो। तो याद रखिएगा सिंपल सी बात, कंक्लूजन अगर पूछ रहा है मतलब 100% ट्रू होना चाहिए बात, और पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो 100% ट्रू नहीं करना है आपको, कंक्लूजन नहीं बताना, आपको क्या बताना है, पॉसिबिलिटी बतानी, मतलब संभावना बतानी। इन दोनों में काफ़ी हल्का सा फर्क होता है। चलिए, ये तो अपन ने कंबाइन दोनों बता दिए कि आपको तो ये पढ़ना ही है, क्योंकि ये एसएससी में आता है, बैंक में भी आता है, और अदर स्टेट एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कि जो ओनली बैंक पढ़ना चाहते हैं कि मुझे बैंक के पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो इसके लिए आपको डाटा सफिशिएंट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर बैंकिंग इसमें आते हैं। डाटा सफिशिएंट मतलब कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, यह आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो उसने उसका आंसर लिखा है वो आंसर में डाटा सफिशिएंट है या डाटा कंप्लीट है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। सेकेंड चीज़ होती है कोडेड इनइक्वलिटी, ये वेरी आईएमपी है। ये इसलिए वेरी आईएमपी है क्योंकि अभी हाल ही में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में अनइक्वलिटी से क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे। अब बात ये आती है कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो आपको ये ध्यान में देना है कि आप ये नहीं सोच सकते कि ये एसएससी का सिलेबस है, ये बैंक का सिलेबस है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अब कंपटीशन इतना है। तो कंपटीशन में कुछ भी दे सकता है, चाहे वो आजकल के एग्जाम में आपने देखा होगा ये पजल, ये एसएससी भी देने लग गया है, रेलवे देने लग गया है, स्टेट गवर्नमेंट देने लग गए हैं। तो ये एक्चुअली, और सीटिंग अरेंजमेंट भी आपने देखा होगा बहुत सारे इसमें। बैंक के लेवल से थोड़ा कम, मतलब बैंक के लेवल से थोड़ा सा डाउन लेवल होता है क्वेश्चन का, पर ये क्वेश्चन जरूर देता है पजल का, सीटिंग अरेंजमेंट का। तो जो पहले था कोर्स या जो सिलेबस था उसमें तो ये पर्टिकुलर बैंक में आता था, पर अब जो है यहाँ एसएससी में आने लग गया है, यहाँ पर ये अदर एग्जाम में भी आने लग गए। तो आपको ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं। बैंक के लिए मैं आपको बता दूं वेरी आईएमपी इसलिए है क्योंकि कोडेड इनइक्वलिटी में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बैंक में। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, एक सिंबल दिया जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इसमें आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि आप इस स्टेटमेंट को देखते हुए क्या कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है? अगला आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक सर्कल में आपको इनसाइड आपको फेस करके बैठा दिया जाता है, या आउटसाइड फेस करके आपको बैठा दिया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है। सीटिंग अरेंजमेंट में भी पजल मिक्स कर देते हैं, और पजल में भी थोड़ा बहुत सीटिंग अरेंजमेंट मिक्स करके दोनों का क्वेश्चन आता है। तो आप बैंक वाले हो तो आप इन दोनों का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। सवाल काफ़ी बड़ा होता है, हर क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं एक क्वेश्चन में। तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है कि बैंक में आपको, अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, इसके बिना आप रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, एक और है, इसे बोलते हैं मशीन इनपुट आउटपुट। इसमें आपको पर्टिकुलर आपको दिया जाता है, उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। वेरियस टाइप के आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पहचानना है कि आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसकी ट्रिक अलग से बताऊंगा। डिसीजन मेकिंग, ध्यान दीजिएगा,
हर व्यक्ति ये समझता है कि उसका जो आंसर है डिसीजन मेकिंग का वो सही है, पर जब आंसर की चेक करता है तो वो पता चलता है कि ये आंसर कैसे गलत हो गया। तो याद रखिए, डिसीजन मेकिंग का मतलब आपको कभी भी कोई एक ऑफिसर बना दिया जाएगा कोई एरिया का, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम में आपका विवेक चेक किया जाता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे अगर आप डिपार्टमेंट में आते हैं, तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग से एक और चीज़ होती है, इसको करने का भी एक ट्रिक होती है। आपने सुना होगा, एक इंसान कोई काम करता है तो हो सकता है उससे कुछ गलती होती है, पर कभी भी वो टीम के साथ अगर काम करता है, टीम वर्क जहाँ दिखता है वहाँ पर काम क्या है, काम पॉजिटिव फीडबैक में होता है। मतलब कि इसको सॉल्व करने के लिए भाई आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पर आपको डिसीजन लेना है वहाँ पर ऑप्शन में अगर टीम वर्क दिख जाए, मतलब कि वो काम क्या है पॉजिटिव में हो रहा है, मतलब वो आंसर क्या है सही है। तो इसकी भी सॉल्व करने की ट्रिक होती है जो आपको मैं बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन को छोड़ना है। बिकॉज नॉलेज होना अलग बात है, प्रॉब्लम को सोल्व करना अलग बात है, और स्पीड में सोल्व करना अलग बात है। कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम देके आपको कम टाइम में आपको सोल्व करना है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों में आपको पेन भी नहीं टच करना, विदाउट पेन आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप तभी कर पाओगे जब आपको अप्रोच होगी प्रॉपर, आपकी स्पीड होगी और क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होगा, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या चीज़ आपको स्किप करनी है, तभी आप जाके इसको रीजनिंग को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं क्लॉक। आपने देखा होगा क्लॉक बैंकिंग में ज़्यादातर नहीं आते ये क्लॉक, ये केवल एसएससी में आते हैं, और एक ही क्वेश्चन आएगा क्लॉक से। कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे अभी करंटली आपने लोको पायलट दिया होगा, आरआरबी जेई दिया होगा, उसमें इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आए थे। तो करंटली जो एग्जाम हुए 2018-19 में, उसमें इससे क्वेश्चन आए हैं। वेन डायग्राम आपने हमेशा देखा होगा, रेलवे में भी वेन डायग्राम आया था, एसएससी में आता है, और ज़्यादातर हर चीज़ों में वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम को सोल्व करने का भी अलग ट्रिक होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं, वेन डायग्राम को अपने अप्रोच से सोल्व करते हैं और आंसर के मिलाने पर उनका आंसर अलग आता है। तो वेन डायग्राम को भी सोल्व करने की कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ अप्रोच होती है, जिसको प्रॉपर डायरेक्शन से अपन देखेंगे। ये भी एक क्वेश्चन आता है। एक बार एसएससी में वेन डायग्राम से ही अलग अलग टाइप से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। तो वेन डायग्राम भी वेरी आईएमपी टॉपिक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसमें आपको क्यूब दिया जाएगा, एक बड़ा क्यूब होता है, और आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस छोटे क्यूब में काटना है। तो टोटल कितने क्यूब होते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप पेंट कर देते हैं, पेंट करने के बाद बोलते हैं 2 सरफेस पेंट बताइए कितने होंगे, 3 सरफेस पेंट बताइए कितने, कोई भी सरफेस पेंटेड नहीं है वो भी बताइए। तो एक क्यूब की आपको जानकारी मिलेगी। सेम चीज़ होती है क्यूबॉइड, हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। घनाभ के बारे में भी ये दिया जाता है कि आप कोई घनाभ है आपके पास, आपने उसको 3 या 4 टाइप से आपने कट किया है, उसको पेंट कर दिया है, तो तीनों साइड से पेंटेड बताइए, 2 साइड से पेंटेड बताइए, नो पेंटेड बताइए किस तरह से होता है। तो इसके बारे में अपन बेसिक जानकारी देंगे। डाइस, डाइस, तो डाइस में आपने देखा होगा, डाइस भी वेरियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी 1 फिगर दे देते हैं, कभी कभी 2 फिगर देते हैं, 2 से ज़्यादा भी देते हैं, 4 भी देते हैं। तो सॉल्व करने की अप्रोच इसको आपको पता होनी चाहिए इस तरह से कि डाइस, अगर आपको कोई एक डाइस दिया है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड है या नॉर्मल डाइस है। क्लियर। सेकंड चीज़, अगर 2 आपको फिगर दिए हैं तो आपको 2 फिगर में ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें कॉमन कितने हैं, कॉमन 1 नंबर कॉमन है या 2 नंबर कॉमन है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी कॉमन ना हो, इस सिचुएशन में क्या करें, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, मतलब कि नॉर्मल है। तो आपने ये देखा होगा, इस सिचुएशन में जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो आप कोई फिक्स आंसर नहीं दे सकते। इस केस में आपको फिर भी, अगर आपने डाइस को चेक किया कि नॉर्मल डाइस है, तो नॉर्मल डाइस में भी फिक्स आंसर नहीं आ सकता आपका। तब जाके क्या करना पड़ेगा, जिसके सामने जो नंबर होगा वही उसका आंसर होगा। मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा जब मैं आपको डाइस प्रॉपर पढ़ाऊंगा, किस तरह से एसएससी में, बैंक में, पीओ में, इस सारे चीज़ में आ चुके ये क्वेश्चन। रेलवे में काफ़ी कुछ आया हुआ है डाइस से। डाइस में भी काफ़ी टाइप होते हैं, उसको डिस्क्राइब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब भी मैं डाइस स्टार्ट करूँगा। मिक्सिंग नंबर एसएससी का फेवरेट है।
जैसे सीरीज में भी दे देता है, एक सीरीज चलती है, एक ब्लैंक दे देगा, बोलेगा इसमें बताइए मिसिंग नंबर क्या है, या कोई भी आपको ये दे देगा, स्क्वायर दे देगा, क्यूब दे देगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो रहा है। तो मिसिंग नंबर को आपको चेक करना पड़ेगा। इसमें कुछ स्टैंडर्ड अप्रोच होती है कि आपको मिसिंग नंबर चेक करना है तो आपको पर्टिकुलर स्टेप मेथड से चेक करते हैं, या आप एडिशन करके चेक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो या तो आप प्राइम नंबर चेक करोगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि मिसिंग नंबर चेक करने की अप्रोच, प्रायोरिटी किसको देनी है, स्क्वायर को प्रायोरिटी दूं या क्यूब को प्रायोरिटी दूं, या मैं एडिशन करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। क्लासिफिकेशन है, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। इसके लिए आपको ये बताया जाता है कि रिलेशन दिया जाता है, आपको पहले से एक दिया जाता है कि माँ, नीचे लिखा बेटा, माँ का बेटे से रिलेशन, क्लियर। देन आपको बोलता दिया जाएगा कि अगला किसका रिलेशन है, दूध का किससे रिलेशन है। तो इस तरह से रिलेशन आपको पहचानना है। वो आपको पहले से ही क्वेश्चन दे देगा हिंट कि बताइए इस तरह से नीचे जो 4 ऑप्शन है वो कौन सा सही तरीके से सूट कर रहा है, क्लियर। एनालॉजी, एनालॉजी सेम वर्गीकरण जैसा ही है। एनालॉजी में आपको चेक करना पड़ेगा कि जो ऊपर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वैसा ही परफेक्ट सॉल्यूशन इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सॉल्यूशन है, क्लियर। तो ये होता है एनालॉजी। प्रॉब्लम ऑफ एज, एज प्रॉब्लम आपने देखी होगी, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा एज की प्रॉब्लम, और ये रीजनिंग में भी एज की प्रॉब्लम आती है। तो मैथ में जो प्रॉब्लम आती है एज की, वो एवरेज से क्वेश्चन आते हैं या पर्टिकुलर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पर यहाँ रीजनिंग में जो एज से रिलेशन क्वेश्चन आते हैं वो यही आपके पिता से पुत्र की आयु कितनी गुनी है, 10 साल बाद कितनी ज़्यादा हो गई, 20 साल बाद उसकी एज आपसे कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, वर्तमान आयु को आपको बता देगा। इस तरह से एज के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है एज का, इसके 2 क्वेश्चन एसएससी में भी 2 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल में आपको ये बता दिया जाएगा, एक इक्वेशन दे दी जाएगी। इक्वेशन देने के बाद वो आपको ये बता देगा कि बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट केस। सेकेंड केस एक और होता है, कभी कभी ये बोल देगा प्लस को माइनस कहते हैं, माइनस को डिवाइड कहते हैं, और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो आप बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो आपको एक सिंपल सा बोर्ड मास का नियम लगाना पड़ता है, तब जाके मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं। इसमें एक और टाइप होता है, जब भी आपको बता देगा कि बताइए एक इक्वेशन बता दी जाएगी, फिर आपको 2 सिंबल बोल देगा। जो करंट में अभी रेलवे ने यही क्वेश्चन पूछा है, हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन रेलवे ने इससे पूछा है। सिंपल से एक इक्वेशन दे दिए, इक्वेशन दे के आपको ये बताया गया है बताइए इनमें से कौन से 2 सिंबल को चेंज करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, कौन से ये 2 सिंबल को चेंज करने पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसकी एक ट्रिक होती है जिसमें कि आपको ज़्यादातर मोटिव करना रहता है कि डिवाइड जहाँ है उस इक्वेशन को ज़्यादा देखना पड़ता है। उसको आप बिना पेन उठाए या मैक्सिमम आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे तो आपको 30 सेकंड 1 मिनट लगेगा, पर आप मेरे कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आप मैक्सिमम 10 सेकंड में इसको सॉल्व जल्दी से कर पाओगे। क्योंकि रीजनिंग ऐसा है, जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्व करके ही आंसर लाना है, आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को हटा के भी सही आंसर लाना है। इसीलिए जो एग्जाम होते हैं 4 ऑप्शन इसीलिए ये आते हैं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, स्पीड में सॉल्व करें, मतलब 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक ऑप्शन सही लगाएं, क्लियर। फिगर, काउंटिंग फिगर आपने देखा होगा, ये एक्चुअली एसएससी में पूछा जाता है, और कभी कभी रेलवे का पेपर होता है तो आरआरबी भी पूछता है। ज़्यादातर आपने देखा ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछता है, कभी कभी आपने नंबर ऑफ सर्कल भी पूछता है। आजकल जो लेटेंट पैटर्न आ रहा है वो उसमें यही बताइए कि इसमें से इस फिगर में कितने गोले हैं। और अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछना रहता है तो नंबर ऑफ स्क्वायर बताइए, नंबर ऑफ आप रेक्टेंगल बताइए। इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं ट्रायंगल से आते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में ज़्यादातर ट्रायंगल बच्चे गिन नहीं पाते या प्रॉपर अप्रोच नहीं पता, क्योंकि आप गिनोगे कभी एक लाइन आपने छोड़ दी तो कुछ ज़्यादा गिनोगे कुछ कम गिनोगे। पर प्रॉपर अगर आपको इसका अप्रोच पता हो कि आपको ट्रायंगल भी गिनने की ट्रिक कैसी होती है तो आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। पता चला कि 70 ट्रायंगल बन रहे हैं, आप 70 ट्रायंगल गिनोगे तो पेपर खत्म हो जाएगा, तो आपको उसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा ही होगा, कभी एसएससी का पेपर दिया तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है, 2 मैट्रिक्स दी होती है, 2 मैट्रिक्स दी होती है, उसमें ये देखा जाता है कि कुछ एक शब्द दिए लेते हैं, जैसे लव दिया हुआ है या कोई भी
चीज़ लिखी हुई है, उसमें बता देता है बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको मैच करना पड़ेगा। नॉर्मली मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ये ऐसे 2 मैट्रिक्स दी रहती है, इसमें से आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो लव है ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप ओके दिख नहीं रहा, ओके ठीक, मिटा देता हूँ मैं, ये तो मिटा देता हूँ, आपने देख लिया है ये सब। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। मैट्रिक्स, आपने देखा होगा मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स आपको ऐसी दे दी जाएगी रेंडमली, आपको ये मैट्रिक्स रट के नहीं जानी, वहाँ पेपर में मैट्रिक्स आपको दे देगा, आपको मैच करना है। जैसे सपोज करिए लिखा था मैंने LOVE लव, ये लिखा हुआ है। अब पता चला ये लव जो होता है 22 नंबर पे आ रहा है, ये 15 नंबर पे आ रहा है, ये 20 नंबर पे आ रहा है और ये 10 नंबर पे आ रहा है। तो आपको इसको मैच करना पड़ेगा, रो और कॉलम को मैच करना पड़ेगा। ये होती है रो, ये होती है कॉलम। तो आपको रो और कॉलम को मैच करके देखना पड़ेगा 22 नंबर पे, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम पे L आ रहा है क्या नहीं। अगर L आ रहा है तो ये सही है। इस तरह से O भी चेक करना पड़ेगा, V भी चेक करना पड़ेगा, E भी चेक करना पड़ेगा। पर चेक करने की मेथड होती है, आपको 4 ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि आप 3 ऑप्शन को हटा सकें। तो सबसे पहले आप आगे से चेक करें, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है ऑप्शन लास्ट से उठाए, लास्ट वाली पार्ट को चेक करें तो जल्दी एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 सेकंड मिलेंगे, उसमें आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, वाटर और मिरर इमेज, याद रखिए वाटर और मिरर इमेज। आपको जब मैं क्लॉक भी पढ़ाऊंगा, क्लॉक में भी ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इसकी वाटर में इमेज क्या होगी या इसकी मिरर में इमेज क्या होगी, ये क्लॉक में भी क्वेश्चन आता है। सेकंड चीज़, हर जो फिगर दिया रहेगा बताइए इसकी वाटर इमेज क्या होगी या मिरर इमेज क्या होगी। तो याद रखिएगा जब भी जहाँ मिरर होता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा मिरर इमेज, तो मिरर इमेज जहाँ होता है मान लीजिए मैक्सिमम मिरर आप वहाँ लगा दीजिए, पास वाली वस्तु पास में दिखेगी, दूर वाली वस्तु दूर दिखेगी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, ये मेरा हाथ है, इसका अगर आपको मिरर इमेज लगाना है तो इसी हाथ को आप ऐसे पलटा दोगे तो ये क्या हो जाएगी इसकी मिरर इमेज। मतलब कि ये पास वाली वस्तु पास में दिखेगी मिरर के, दूर वाली वस्तु दूर दिखेगी। आया समझ में? मैं आपको और क्लियर कराऊंगा, वेरियस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। अब आता है वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या करते हैं अपन, वाटर आपने देखा होगा नीचे रहता है, जब भी आप वाटर देखते हो तो नीचे रहते हैं। तो अपन को जो मिरर लगाना है वो मिरर इस तरह से लगाना पड़ेगा। इस तरह से आप इसकी जो मिरर है देखिए वाटर इमेज, ये इस तरह से दिखेगी और मिरर इमेज जो था वो इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये लेफ्ट से राइट शिफ्ट होगा मिरर इमेज में और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा वाटर इमेज में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक और आता है इसमें, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। आपको कोई पेपर दिया जाएगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक पेपर दिया जाता है, ये मान लीजिए एक पेपर दिया है, फिर पेपर को बोलता है कि ये यहाँ से मैं ऐसा फोल्ड कर रहा हूँ, फिर देन कभी बोलेगा फिर यहाँ से मैं ऐसा फोल्ड कर रहा हूँ, फिर देन मैंने यहाँ पर एक कट लगाया, फिर आपको बोलेगा कि ये फोल्डिंग जो पेपर है आपने कट लगाया तो ओपन करने पे कैसे दिखेगा। तो जैसा जैसे आपने फोल्ड किया है वैसे वैसे ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने ऐसा किया था फिर ऐसा किया था, लास्ट जो किया होगा वो आपको पहले करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट में किया था तो इसको इस तरह से ओपन करना पड़ेगा, ये दिख जाएगा इधर। फिर ऐसा किया था आपने फिर इस तरह करना पड़ेगा, तो ये दिख जाएगा इधर और इसका इधर। तो खोलने पे ये हमें इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर कटिंग में। इनकम्प्लीट फिगर, इनकम्प्लीट फिगर में क्या दिया जाएगा, ये देखिए आप, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। बताइए यहाँ पर जो फिगर गायब है या छुपाई गई है, कंप्लीट नहीं है, वो 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो आपको मैच करना पड़ेगा कि इसके तरह ये जो यहाँ पर छूटा हुआ है यही फिगर यहाँ पर बनेगी। तो ये आपको ऑप्शन से क्लियर दिख जाएगा। ये होता है इनकम्प्लीट। एम्बेडेड, आपको फिगर को जोड़ना पड़ेगा कि किस तरह से फिगर आपको असेंबल करना है, तो ये होगी एम्बेडेड। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में भी बहुत टाइप के टाइप होते हैं। जैसे कभी मान लीजिए यही है ग्रुपिंग, मैं आपको बता देता हूँ।
ये तीर का भी 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर। फिर यहाँ पर अपने स्क्वायर बनाया, 2 स्क्वायर बनाए, फिर 3 स्क्वायर बनाए। सेम चीज़ यहाँ पर डायग्राम, और यहाँ पर एक डॉट दिया जाएगा। तो आपको ये चेक करना है कि बताइए ऊपर के रेफरेंस को लेते हुए अपना जो लास्ट का फिगर होगा वो कैसे बनेगा। तो ये होती ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में भी एक और टाइप होती सीरीज। आपको फिगर को देखना रहता है कि ये सीरीज कैसे चल रही है। कभी फिगर यहाँ रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ रोटेट हो रहा है, तो अगला फिगर क्या होगा। तो ये होती सीरीज की फिगर। तो इस प्रकार से अपन ने और अपने जो सिलेबस होता है उसका अपने ओवरव्यू ले लिया है कि भाई रीजनिंग जो होती है, रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना ओवरव्यू हो गया रीजनिंग का। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा यहाँ कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।